सास को बेटी का दुख दिखता है पर बहू का नहीं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। लग रहा था जैसे अभी वो चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। किसी तरह खुद को संभाला और रसोई में गई। सिंक में पड़े बर्तनों को देखकर उसकी रुलाई फूट पड़ी। फ्रिज के ऊपर रखी हुई घड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। घड़ी की सुइयां तेज़ी से घूम रही थी। वो भी तेज़ी से अपने हाथों को चलाने लगी। अभी चावल, रायता, पापड़ और सलाद बाकी था। बाकी की सब्जियां उसने पहले ही बना ली थी। उसकी ननद का फ़ोन आया था। भाभी 2 बजे तक आएंगे, सबको बहुत तेज़ भूख लगी है। अचानक वीनू के रोने की आवाज़ आई। वो भागकर कमरे में गई। कविता नाम था उसका। देखा तो वीनू उठ चुका था। उसे भूख लगी थी। कुनमुना भी रहा था। शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। कविता ने अनुमान लगाया आधा घंटा तो लगेगा वीनू को दूध पिलाकर सुलाने में। जल्दी से उसने कुकर में चावल चढ़ा दिया और फिर सुलाने लगी। बिखरे हुए बाल, जैसे तैसे साड़ी पहनी हुई, चेहरे पे थकान, नींद से बोझिल होती आंखें और उन आंखों से टप टप टपकते आंसू। शायद वो परेशान हो गई थी ये ना तो ख़त्म होने वाले घर के कामों से। दूध पिलाते पिलाते थोड़ी देर आराम के लिए वो खुद भी सो गई। अभी वीनू मात्र 25 दिन का हुआ था। उसे देखने उसके दादा दादी और छोटी बुआ गांव से आई हुई थी। कविता अपने पति के साथ शहर में रहती थी। जब वीनू होने वाला था तब कविता अपने मायके चली गई थी। लेकिन पति को अकेले परेशानी में देख वो जचकी के 20 दिन बाद ही आ गई थी। मायके वालों ने बहुत रोका, कम से कम 2 महीने रुक जाती, पर पति के प्यार और फिक्र के आगे माँ पिता का मोह भी कविता को बांध ना पाया। कविता आ गई थी। हंसी खुशी दोनों अपने परिवार में नए सदस्य का लालन पालन करने लगे। कविता का शरीर अभी कमज़ोर था और वीनू के दादा दादी ने अपने पोते को देखा नहीं था, इसलिए वो शहर अपने पहले पोते को देखने आए। कविता के पति रमन बहुत खुश हुए। देखना, अब तुम्हें थोड़ा आराम हो जाएगा। लगे हाथ छोटी के लिए रिश्ता भी देख लेंगे। फिर भी कविता चिंता में थी। अब वो बहुत जल्दी थकने लगी थी। रात को उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। कितना भी कोई भी करे, फिर भी बहू को चाय, नाश्ता, खाना सब तो समय पर देना ही होता है सब लोगों को। बहरहाल कविता के सास ससुर जब आए तब कविता को सबसे बड़ी परेशानी सर पर रखी पल्लू पड़ी। वीनू के होने के बाद तो नाइटी में ही रहती थी, पर अब 6 गज की साड़ी, उस पर सर पर पल्लू। छोटा वीनू जब तक उसका दूध पीता फिर सो जाता। कविता सुबह उठकर सबके लिए चाय, नाश्ता, खाना बनाती। वही ननद काम से कोई मतलब नहीं रखती। दिन भर टीवी देखती रहती या फ़ोन चलाती। फिर कविता अपने मुंह से कैसे कहती कि थोड़ी मदद कर दीजिए। वैसे भी कविता संकोची स्वभाव की थी। उसकी सास जब कविता को खाना बनाना होता तब वीनू को पकड़कर बैठी रहती, लेकिन जब वो कपड़े खराब करता तब आवाज़ लगाती, बहू कपड़े बदल दो। कविता मनी मन सोचती, दादी बुआ ये भी तो बच्चे के कपड़े तो बदल ही सकते हैं। और सासू माँ, उन्होंने तो बच्चे पाले हैं, फिर कपड़े बदलने में कैसी घृणा। वीनू के ढेर सारे कपड़े, घर के कपड़े, खाना, सबकी फरमाइश। कविता थकने लगी थी। कभी कभी कविता की परेशानी देखकर रमन अपनी माँ से कह देता, माँ आज आप सब्जी बनाओ, आपके हाथों की सब्जी खानी है। अरे अभी भी तुझे मेरे हाथों की खानी है? मैं तो सिर्फ अपने पोते को खिलाने आई हूँ। 2-4 महीने अच्छे से मन भरकर जाऊंगी। इधर कविता को 2-4 दिनों में और कमज़ोरी महसूस होने लगी। नाश्ता सुबह सबको कराने के बाद करती। दोपहर का खाना जब तक सास ससुर नहीं खाते नहीं खा पाती थी। एक बार रमन ने कहा भी, कविता आओ तुम भी खा लो साथ में, पर सास ने ये कह दिया, बहू हमारे साथ खाएगी तो परोसेगा कौन। तब से कविता अकेले ही खाती। कविता सुबह से कामों में लगी हुई थी और साथ ही में वीनू को भी संभाल रही थी। तभी सास ससुर ननद बाजार से खरीदारी करके आ चुके थे। बहू खाना निकाल दो। कविता ने खाना परोस दिया।
अरे पापड़ नहीं तले और सब्जी में कोई स्वाद नहीं है। मम्मी जी, वेनू आज सुबह से रो रहा है और घर में भी बहुत काम थे। कविता ने रात की बची हुई सब्जी और सुबह का जो भी था वो भी सामने रख दिया था, पर उन लोगों ने एक चम्मच थाली में लेकर हाथ तक नहीं लगाया। मन मारकर आखिर में कविता को बचा हुआ खाना पड़ता। फेंकती कैसे? सास को पता चलता तो 4 बात और सुना देती और उसकी ननद लगभग रोज कुछ ना कुछ छोड़ती या बर्बाद करती थी। रमन को कविता के चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक नौकरानी लगाने के लिए कहा था, पर कविता ने बढ़ते खर्चों का हवाला देते हुए मना कर दिया था। पर अपने घरवालों का रवैया देखते हुए वो आहत था। उसे तो लगा था शायद मम्मी और बहन के आने से उसे आराम हो जाएगा, पर किसी ने कविता को सहयोग ही नहीं दिया घर के कामों में। यह देखकर वो दुखी था। एक दिन कविता ने जैसे ही वीनू को दूध पिलाकर उठी, उसे चक्कर आ गया, गिर पड़ी। रमन ने उसे संभाला और उसकी एक न सुनते हुए एक घरेलू नौकरानी लगा दी। पत्नी की इतनी सेवा करते देख कविता की सास ने तेवर जरूर दिखाए, पर रमन कविता के लिए खड़ा रहा और साफ साफ कह दिया, माँ, कविता अभी अभी माँ बनी है, उसे विशेष आराम और देखभाल की ज़रूरत है। वो चाहती तो कुछ समय और अपने मायके में रुक सकती थी, लेकिन उसने मेरे बारे में सोचा। मैंने भी सोचा चलो आप लोग आ जाएंगे तो बेबी को और घर के कामों में मदद कर देंगी, लेकिन आप लोगों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दीदी भी तो अपनी जचकी के लिए मायके आई थी, तो क्या आपने उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था? फिर बहू के साथ? सुनिए, कविता ने रमन को चुप रहने के लिए कहा, पर रमन ने कहा, नहीं बस कविता, मुझे लगता है तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं आप नहीं, चलो तुमको मैं मायके छोड़ आता हूँ, जब शरीर को आराम हो जाए फिर आ जाना। घर में कुछ समय तक सन्नाटा पसरा रहा। सब अपने कमरे में चुपचाप थे। तभी रसोई से कुछ बनने की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे पूरे घर में घी की खुशबू फैल गई। सास ने कहा, कविता आजा, देख तेरे लिए मैंने गुड़ के लड्डू बनाए हैं, देखना इसको खाने के बाद तेरी सारी कमज़ोरी भाग जाएगी। तभी कविता की छोटी ननद ने पहले लड्डू लेना चाहा, मगर कविता की सास ने कहा, पहले मेरी बहू खाएगी, उसके लिए बनाया है। कविता की आंखें छलक आईं। उसने रमन को भी प्यार भरी नज़रों से देखा। उसने लड्डुओं को एक थाली में परोसा और कहा, चलिए माँ, सब एक साथ खाएंगे। अब कविता अलग नहीं, सबके साथ मिलकर खाती और बनाती। अब थकान कम होती, क्योंकि अब सबने अपने हिस्से के काम का बंटवारा जो कर लिया था। दोस्तों, सासू माँ को बेटी और बहू में फ़र्क नहीं करना चाहिए, उसी तरह बहू को भी अपनी माँ और सास में फ़र्क नहीं करना चाहिए। सब अपने ही हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।